नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेंद्र शेखावत और ये स्टडी आईक्यू का इनिशिएटिव है फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि हमें पता है कि मेंस आर अप्रोचिंग, जनवरी में आपके मेंस हैं एंड पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स बाय दिस इनिशिएटिव। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फ्रॉम द ईयर 2017 टू 20 एंड जो बेसिक हमारा पैटर्न है इसमें हम rather than discussing papers हम लोग टॉपिक वाइज पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दैट आप हमारा यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स अवेल कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी IQ ऐप एंड ऑल्सो फ्रॉम द वेबसाइट study.iq.com। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दे आर फ्रॉम अगेन पेपर 1। इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं पेपर 1। सो पेपर 1 से जो कि मेजरली स्टैटिक पार्ट में कंसिडर किया जाता है, राइट, यहाँ पर हमें कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज। आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी अच्छे से होना बहुत जरूरी है। सो हियर वी वुड बी डिस्कसिंग पेपर 1 जिसका इक्वालिटी टॉपिक है एंड सेक्शन ए, जिसे आप अगर सिलेबस देखेंगे तो टॉपिक 4 के जैसे दिखाई देगा यहाँ पे। सो इक्वालिटी इज आवर टॉपिक टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो पहला क्वेश्चन है, इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। देखिए अगेन यहाँ पर सिंपल बोला गया है कमेंट। मैंने हमेशा आपके ऊपर इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया है कि प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पर है कमेंट, यहाँ पर आपको ना कोई क्रिटिकल एनालिसिस देना है ना कोई एक साइड लेना है, राइट। इधर आपसे सिंपल शब्दों में पूछा है इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, फेयर इज जस्टिफाइड ट्रीटमेंट एंड इक्वल यानी नो मैटर what are the discrepancies, what are the differentiations existing in the society, हम उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक बहुत यूनिफॉर्म, राइट, तो एक बहुत यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट हम सबको दे रहे हैं। सो अगर हम इक्वालिटी की डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, हम इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सो इक्वालिटी का अपने आप में मतलब इक्वालिटी नहीं होता है। इक्वालिटी के अंदर आपको एक इनइक्वालिटी दिखाई देगी, एज इन आपको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन एक समाज में दिखाई देगा। सो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये इम्पोर्टेंट है कि वो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें एंड देन उसी तरीके से जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो भी बेनिफिट्स बनाने हैं, जो भी अपनी अप्रोच लेनी है, उसको इस तरीके से ध्यान में रख के बनाए। सो प्लीज रिमेंबर, नॉट मेकिंग यूनिफॉर्म, नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है समाज में। सो देयर इज अ डिफरेंस। आप पॉलिटी, इट इज ओनली पॉलिटिकल साइंस विच टॉक्स अबाउट दिस थिंग, राइट, कि यूनिफॉर्मिटी में एंड इक्वालिटी में डिफरेंस होता है। सो इक्वालिटी का मतलब फेयर ट्रीटमेंट है, राइट, एक जस्टिफाइड ट्रीटमेंट है रादर देन एक इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। सो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसका आंसर किस तरीके से अप्रोच करेंगे विल सी। अगेन इधर सिंपली कमेंट लिखा है तो आप समझे, यहाँ पर आपको सभी एंगल्स टच करने हैं। दैट इज आपको जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में बात करनी है, आपको जो भी बॉडी में जो भी इंक्लूड करेंगे विच विल डिस्कस, एंड देन ऑब्वियसली उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है, बेसिकली आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें भी डिस्कस करें यहाँ पर, राइट, एंड कंक्लूड करें अपने आंसर को एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ कि ये क्रिटिसिज्म है और इस तरीके से हम उन्हें इरेडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो 2018 का ये क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड देयर 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। प्लीज गाइज मेक श्योर टू एड इट टू द वर्ड लिमिट्स। एक तो ऑब्वियसली इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, दूसरी वर्ड लिमिट्स पे आप स्टिक रहेंगे तो आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर जो हमारा एक पैटर्न हमने डिस्कस किया है, आंसर चाहे और क्वेश्चन किसी भी तरीके का आंसर कोई भी लिख रहे हो, पैटर्न एक ही होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इसके अंदर आप जो बॉडी है इसमें आप थोड़ा हेर बदल कर सकते हैं। इसमें आप अगर, क्योंकि अगर आपसे एक वन साइडेड ओपिनियन मांगा है तो वहां पर आप फिर इसमें जो है वन साइडेड ओपिनियन को अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आपसे एक न्यूट्रल आंसर मांगा गया है तो उसमें आप एक तरीके से
आर्ग्यूमेंट्स हो गए, क्रिटिसिज्म हो गए, वो इन्वॉल्व करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे. सो इंट्रोडक्शन में no serious political thinker has ever advocated absolute equality in all things, right? We cannot imagine. आप पूरी तरीके से absolute equality की definition को ही आप deep में पढ़ेंगे तो आपको inequality दिखाई देगी. So no serious political thinker has ever advocated absolute equality in all things. So it is greatest inequality to try to make unequal things equal, right? ये Aristotle की definition है. So you can start your answer with these quotes etc, right? So डॉर्किन का भी एक कोट था, ठीक है, दैट इज इक्वालिटी इज सोवरीन वर्च्यू. मतलब आप इनसे शुरू कर सकते हैं अपने आंसर को. इट वुड बी बेसिकली एडवाइजेबल कि आप इन्हीं कोट से ही शुरू करें अपने आंसर्स को, राइट? सो बॉडी की बात करें, सो द सपोर्टर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड. देखिए मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में इक्वालिटी के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछा गया कि फेयर ट्रीटमेंट. इक्वालिटी क्या है? एक फेयर ट्रीटमेंट है. तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, दैट इज द सपोर्टर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी. देखिए डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी क्या है? हमें पता है कि हमारे समाज में एक जैसे लोग नहीं है. देयर आर पीपल जिनको नेचुरली किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है, राइट? यानी वो नेचुरली दूसरे लोगों से अलग है, और कुछ लोग कन्वेंशनली अलग है. कन्वेंशनली जैसे कि हमारे समाज में कुछ तरीके के ऐसे पैटर्न्स को फॉलो किया गया जिसके कारण वो लोग आज इक्वल नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से पीछे हैं, राइट? सो देयर आर टू काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी, नेचुरल एंड कन्वेंशनल, राइट? तो नेचुरल स्टिल एक्सेप्टेबल क्योंकि वो बेसिकली टैलेंट्स के बेसिस पे होते हैं, आपकी एबिलिटीज के ऊपर होते हैं. लेकिन जो कन्वेंशनल जो भी इनइक्वालिटीज थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे एट एक लेवल प्ले की बात करें तो वहां पर लोग नहीं है. सो सरकार जो सपोर्टर्स हैं, जो फेयर ट्रीटमेंट के सपोर्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी, दैट इज प्रपोज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर वीकर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस लाइक विमेन, माइनॉरिटी, डिफरेंटली एबल पर्सन, राइट? ये डिफरेंटली एबल पर्सन जो आते हैं ये कहीं ना कहीं नेचुरल में आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इवन अगर नेचुरली कोई इनइक्वल है तो उन्हें आप जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो वेयर विल स्टार्ट फ्रॉम कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी. आप यूनिफॉर्म इक्वालिटी नहीं दे सकते, यूनिवर्सल इक्वालिटी नहीं दे सकते. इट इज differentiated equality, right? And it proposes what? Differential treatment for weaker and disadvantaged section. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि हम इक्वालिटी समाज में किस तरीके से लेकर आ सकते हैं? बाय अफर्मेटिव एक्शंस. ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारी सरकार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है. व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? जैसे कि आपको और मुझे पता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी जो कन्वेंशंस के कारण आज कहीं ना कहीं बहुत सारे दूसरे लोगों के बराबर नहीं है. सो बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कोटाज, रिजर्वेशन देना, और जैसे मेजरली यही आता है, इन्हें सीट्स एक्स्ट्रा इन लोगों के लिए रिजर्व करके रखना. तो सरकार क्या कर रही है? बाय एक इन तरीके से इन्हें फेवर दे रही है ऑफ वीकर सेक्शन, क्योंकि उनका जो पास्ट था वो इस तरीके से था जिससे उन्हें आज जो है वो लेवल प्ले पे नहीं है. सो सरकार बाय अफर्मेटिव एक्शंस, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि सरकार सपोर्ट्स द पीपल जो एक वीकर सेक्शन से आते हैं ऑफ द सोसाइटी. नाउ इन एवरी सोसाइटी देयर मे बी सर्टेन सेक्शंस हु मे हैव सफर्ड डेप्रिवेशन हिस्टोरिकली. ठीक है, हर समाज में, इट्स नॉट जस्ट विद इंडिया, एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज अ सेक्शन जिसे किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया था हिस्टोरिकली. सो आज उन्हें हिस्ट्री में इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं, बैकवर्ड कंसिडर किए जाते हैं. तो बाय अफर्मेटिव एक्शंस द गवर्नमेंट, जो स्टेट है, उन्हें एक लेवल प्ले पर लेकर आ सकता है. तो ध्यान रखो, इक्वालिटी में अपने आप में एक इनइक्वालिटी है. इक्वालिटी नेवर मीन्स यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं. इट इज डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, राइट? I hope this is clear. So different forms of affirmative actions. अब यहाँ पे हम static और theoretical part लिखेंगे. I hope आपको यहाँ तक clear हुआ है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. First introduction, जिसमें आप थोड़ा बहुत equality के बारे में लिखें,
किसी कोट से चालू करें, देन मेन बॉडी में आप शुरू करेंगे कि किस तरीके से देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वालिटी, यूनिवर्सल इक्वालिटी एंड डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी. यूनिवर्सल इक्वालिटी टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी, whereas differentiated equality what it talks about treating different people differently, because in every society किसी न किसी तरीके की प्रताड़ित किया गया है किसी न किसी कम्युनिटी को, राइट. नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. यहाँ पे कुछ थ्योरीज आएगी, जो डिफरेंट थिंकर्स थे उन्होंने किस तरीके के अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए उनके बारे में बात की है. सबसे पहले आएगा डॉर्किन का नाम, ठीक है. उन्होंने बात की थी सजेस्ट रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म, राइट. तो डॉर्किन जो एक थिंकर थे उन्होंने बात की थी कि आप किस तरीके से ये अफर्मेटिव एक्शंस लेकर आ सकते हैं समाज में. तो सबसे पहला उन्होंने बोला था कि रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म के थ्रू. व्हाट इज रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म? कि भाई बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज होता है उस स्टेज के ऊपर आप एक इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें कि इगैलिटेरियनिज्म आए. सो द आइडिया ऑफ जस्ट इनिशियल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. इनकी किताब आई थी सोवरीन वर्च्यू, ठीक है. उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे वो जस्ट होना चाहिए, राइट. उन्होंने एनबी का कॉन्सेप्ट भी दिया था. मैं आपको ये सब चीजें आपको बहुत बिल्कुल सटीक रूप से आपको इसमें इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में, राइट. तो रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या हुआ? द आइडिया ऑफ जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन. उनकी किताब में लिखा था उन्होंने सोवरीन वर्च्यू. उसमें उन्होंने बोला था कि शुरुआती बिल्कुल इनिशियल टाइम में ही आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करें जो जस्ट हो, राइट. दो चीजें बताई थी कि भाई एक तो जो इंसान की डिजायर हो उस तरीके से कि भाई उसकी क्या इच्छा है, एंड दूसरा एंडोवमेंट के थ्रू कि आपको जो किसी पर्टिकुलर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. एनवी का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये डाला था कि एक इंसान कब हैप्पी होगा कि भाई आप जैसे दो इंडिविजुअल हैं समाज में, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर माने तीन इंडिविजुअल है उनमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. एनवी के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जो ये तीन है इनमें से एक लेट्स अज्यूम हैंडीकैप्ड है, ठीक है. तो आपने तीनों में अगर बराबर चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो जो हैंडीकैप्ड है उसको कहीं ना कहीं अनफेयर लगेगा ये, ठीक है, यानी एनवी होगी. और दो जो होंगे वो तो सेटिस्फाइड होंगे. तो एनवी के कॉन्सेप्ट में जो ये तीनों है ये अग्री करेंगे कि जो डिसएडवांटेज है, जो डिसेबल्ड है, उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे. तो अब ना वो एनवी होगा एंड ना बचे हुए एनवी होंगे, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट. तो डॉर्विन ने सजेस्ट किया था रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द बिगनिंग, कि भाई आप शुरुआत में ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जो एक तो सब जो जिसकी जरूरत है, जिसकी इच्छा है, डिजायर है, उसके बेसिस पे, एंड दूसरा उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस के ऊपर, राइट. देन अमर्त्य सेन का जो पॉइंट है आपको वो भी इंक्लूड करना है, सजेस्ट कैपेबिलिटीज अप्रोच, ठीक है, बोथ सोशल फैक्टर्स एंड रियलाइजेशन फैक्टर्स, ठीक है. अमृता सेन जो थे उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़े और उन्होंने क्या बोला कि जस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी जोर डालना पड़ेगा. लाइक समाज में आपने यहाँ पे बात कर दी कि भाई एंडोवमेंट करो कि जो जिस लायक है उस तरीके से, जो डिजर्व करता है उसको इस तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करो. अमृता सेन का क्या कहना था कि समाज में कैपेसिटी भी किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो सकती है. तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार ये काम करे कि कैपेसिटी बिल्डिंग में किसी की क्षमता को बिल्ड करने में ध्यान रखे एंड देन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आए. तो सजेस्ट कैपेसिटीज अप्रोच. उन्होंने बोला कि आपको सोशल फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि भाई आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से बात की कि भाई एक बॉय है और एक गर्ल है, इनमें इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये कह के कि भाई ठीक है बिल्कुल शुरुआती बराबर लेवल पे से शुरुआत हो. लेकिन आप देखें कि विमेन को कहीं ना कहीं ज्यादा एक तरीके से जरूरत होती है कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट होता है समाज में वो अलग तरीके से होता है. मेन को हमेशा एक प्रिविलेज पोजीशन पे डाला गया है, राइट. तो इन्होंने क्या बोला है, एम्फेसाइज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टेट, ठीक है. और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों चीजों की बात की उन्होंने, सोशल फैक्टर्स को कि भाई सोशल फैक्टर्स इन समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ बैकवर्ड होंगे, तो आपको बैकवर्ड लोगों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. सिर्फ किताब दे दी वो सरकार, यानी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में किताब दे दी वहां तक काम नहीं खत्म हो गया, उन्हें पढ़ाना सिखाना होगा, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की वो उन्हें पढ़ना है. एंड रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच, राइट.
नाउ अंबेडकर क्या कहते थे कि किस तरीके से अफॉर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, बाय रिजर्वेशन, कोटास फॉर बैकवर्ड सेक्शंस, स्पेशली इंडिया की बात की थी ऑब्वियसली। क्रिटिसिज्म की बात करें तो कॉलिंग इट अ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये अफॉर्मेटिव अप्रोच है, जो ये अफॉर्मेटिव एक्शन है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। व्हाट इज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन? बिल्कुल शुरुआती दौर में जो प्रिविलेज सेक्शंस थे उनको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा था? जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित्स थे उनके साथ। लेकिन जब ये अफर्मेटिव एक्शंस आए तो अब डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? उन प्रिविलेज सेक्शन के साथ। तो क्रिटिसिज्म के हम किसे कह सकते हैं कि भाई ये जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं ये एक तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी इन अफर्मेटिव एक्शंस को लिया जा रहा है यूज में, जैसे थिंकर्स लाइक रामचंद्र गुहा, प्रताप भानु मेहता, ये एडवोकेट्स हैं जो इस चीज को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, कर रहे हैं, राइट। अगर कंक्लूजन की बात करें तो जस्टिस डिमांड्स दैट नेचुरल डिफरेंसेस अमंग द मैनकाइंड शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द वे सोसाइटी ट्रीट्स पीपल, राइट। कि जो भी आपके नेचुरल एंड कन्वेंशनल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते ही आप एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा दूं आपको। क्या लिखना है आपको? इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट, एंड फेयर ट्रीटमेंट नेवर मीन्स यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, इट मीन्स डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, राइट। एंड देन उसमें ये पूरा बॉडी में आपको ये सब कुछ लिखना है। ये थियोरीज है यहाँ पर कि ये डिफरेंट तरीके के अफर्मेटिव एक्शंस बताए हैं। रिसोर्स एगैलिटेरियनिज्म, देन कैपेसिटीज अप्रोच बाय अमर्त्य सेन, जिसमें उन्होंने बात की है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, राइट। एंड देन ऑल्सो अम्बेडकर ने बात की थी रिजर्वेशन एंड कोटास के ऊपर। I hope guys this is clear till here. Then comes the next question, that is comment on equality of opportunity. Again, ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है कि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करनी है कि भाई समाज में अपॉर्चुनिटी देनी है, बट व्हेन यू विल गेट इनटू, जब आपके पास स्टैटिक नॉलेज होगी देन ओनली यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। अगेन यहाँ पर भी कमेंट करना है, यानी इधर हम किस तरीके से चलेंगे, यहाँ पर भी हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज, एक न्यूट्रल हमारा कंक्लूजन होगा, हम इसकी क्रिटिसिज्म को भी हाईलाइट करेंगे और ऑब्वियसली इसके आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2020 का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किए गए इस आंसर में, राइट। सो कमेंट ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इंट्रोडक्शन में अगेन इक्वालिटी इज अ सोवरेन वर्च्यू, डार्विन का स्टेटमेंट है, इससे शुरुआत कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न, होता क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? अगर मैं आपको बिल्कुल अभी एज ए लेमन की भाषा में बात करने के लिए बोलूं तो, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? इट इज कि भाई आपको बराबर जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या आपके साथी को मिल रही है उतना ही आपको मिल रही है, यानी सबको बराबर तरीके से एक लेवल प्ले पे ला दिया गया है एंड सबको अपने टैलेंट्स को दिखाने का, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने का बराबर मौका मिला है, इस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इंट्रोडक्शन में लिखे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कंसर्न प्राइमरी विद इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। हम इनिशियल कंडीशन बिल्कुल शुरुआती दौर में जब हमारा एज अ करियर शुरू होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर उससे कंसर्न करता है विद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स, तो क्या है कि भाई सभी तरीके के ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में जिस भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स हिंडरेंसेस आ रहे हैं उनको रिमूव करना। और जस्ट मेरे ही नहीं, मेरे साथ में जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग एक तरीके के लोग हैं, उन सबके सभी को बराबरी का मौका देना, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर बॉडी है, हम उस एंगल को टच करेंगे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा इक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी है। डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट यानी फेयर ट्रीटमेंट इज इक्वालिटी, नॉट इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। सो नेचुरल इनइक्वालिटी अराइज फ्रॉम पर्सनल टैलेंट्स, जैसे मैंने बताया कि दो तरीके इनइक्वालिटीज होती है, ठीक है। नेचुरल एंड कन्वेंशनल। नेचुरल जो मैं एज जो मेरे बर्थ से आई है, मेरी मेरी अपीयरेंस हो सकती है, राइट, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल एंड ऑल्सो माई हार्ड वर्क एक्सेट्रा, ठीक है। नेचुरल इनइक्वालिटीज होती है समाज में। देन कम्स द कन्वेंशनल, यानी मैं किस तरीके से बड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास गरीबी थी, भुखमरी थी, अगर मैं ऐसी कंडीशन में हुई हूँ तो ऑब्वियसली वो कन्वेंशनल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में। सो नेचुरल इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम पर्सनल टैलेंट, स्किल्स, हार्ड वर्क एंड सो ऑन इज कंसिडर्ड टू बी ईदर इनएविटेबल
कि भाई जो नेचुरली उन्हें हम हटा ही नहीं सकते, तो भगवान की देन है, और मॉरली राइट, ठीक है। मार्गरेट थैचर की भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, राइट टू बी अनइक्वल, दैट ये इट इज लाइक एवरीबडी, सब अपने अलग अलग स्किल्स, टैलेंट्स, अपीयरेंस के साथ बॉर्न हुए हैं, बट इनइक्वालिटी दैट आर ब्रेड बाय सोशल सर्कमस्टांसेस, व्हाट सर्कमस्टांसेस, गरीबी, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंटनेस, ठीक है। तो ये सारी जो ऐसी चीजें हैं जो सोशल सर्कमस्टांसेस है, जिनके कारण अगर किसी तरीके की इनइक्वालिटी आई है, वो मॉरली रॉन्ग है, बिकॉज दे अलाउ सम टू स्टार्ट द रेस ऑफ लाइफ हाफ वे डाउन द रनिंग ट्रैक, राइट। क्योंकि दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा अच्छी परिवार में पैदा हुआ, उसको सारी बेस्ट एजुकेशन मिली, अपने हर तरीके से अच्छा था। वही एक बच्चा था जिसको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिली, बहुत संघर्ष किया, और इंग्लिश अच्छी नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर बच्चे की गलती नहीं है, उसको वो नेचुरल नहीं, वो कन्वेंशन है, ठीक है। सो इसमें क्या बात की कि अब जब दोनों किसी एग्जाम में बैठेंगे, लेट्स से यूपीएससी के पेपर में बैठ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जिस बच्चे के पास इंग्लिश एज अ मीडियम नहीं था, उसको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। जिसने उसको अपने ऐसे के पेपर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सरकार उसे किसी तरीके से सपोर्ट दे रही है, राइट। कैसे सपोर्ट दिया कि भाई इंग्लिश जो ये लैंग्वेज पेपर है, इनके मार्क्स एक तरीके से काउंट नहीं होंगे, तो ये सरकार का सपोर्ट हो गया, राइट। तो लेवल प्ले पे लिया है किसको, जिसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले थे एंड जिसको नहीं मिले थे। So equality of opportunity points towards an egalitarian inegalitarian ideal, ठीक है। ये समझे इसको, what is inegalitarian ideal, कि equality of opportunity को आप देखेंगे तो equality of opportunity समाज में inequality create कर रही है। क्यों? क्योंकि equality of opportunity is based on merit, ठीक है। आपने सबको एक बराबर पोजीशन पे लाके खड़ा किया, अब जो इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, वो एक्सेल करेंगे, एंड जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जिन्होंने अपने स्किल को अच्छे से पॉलिश नहीं किया, वो एक्सेल नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक ऐसे समाज की तरफ पॉइंट आउट करता है जो इनइगैलिटेरियन है, राइट। क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, ये माइकल यंग थे, उनकी स्टेटमेंट है, राइट। Because it is based on exalted ideal of merit. So economic of opportunity is institutionalized through the acceptance of keeping careers open to talent, ठीक है। So equality of opportunity में किसके ऊपर फोकस किया गया कि टैलेंट को एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा, टैलेंट एक्सेप्टेबल है, एंड जब टैलेंट के कारण इनइक्वालिटीज आ रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि प्रोवाइडिंग फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी, एंड द मेनी वेरिएशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो समाज में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वहां पर टैलेंट को ओपन रखा गया है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है, एंड समाज में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी चला है, अफर्मेटिव एक्शंस को भी सरकार ने यूज किए हैं। इस तरीके से करने के बाद भी एक समाज जो होगा वो इनइगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट होगी, टू मेक द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी सीम्स रीजनेबल, की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद जिस तरीके का समाज होता है, अगर वो इनइक्वल है तो वो बताएगा कि वो एक रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल टर्म्स के ऊपर है। जो इसका क्रिटिसिज्म है उसमें यही आता है, दिस विल क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ सक्सेसफुल ऑन वन हैंड। ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट के बाद कुछ पोलराइजेशन दिखाई देगी समाज में, सक्सेसफुल ऑन वन हैंड एंड अनसक्सेसफुल ऑन वन हैंड ऑन द अदर हैंड, right? And also it seeks to create an artificial disjunction between the successes and failures of one generation and next generation, कि भाई एक जनरेशन टैलेंटेड थी, लेकिन जो उसके फॉर्च्यून्स थे वो अब नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट करेगी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो रीजनेबल था, वो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि ये तो इनहेरिटेड है। मे बी अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसने इतना सारा फॉर्च्यून ऑलरेडी इनहेरिट किया है कि कहीं ना कहीं उसने वापस वो एक तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट कर दी है, इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी है। तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, राइट। सो दिस प्रिंसिपल इज अनकंसर्न्ड विद द आउटकम्स एंड इज इंटरेस्टेड ओनली इन द प्रोसीजर, ठीक है। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर मेन फोकस प्रोसीजर के ऊपर है रादर देन ऑन आउटकम, ठीक है। इसलिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। उसके ऊपर वो उसके बारे में यू डोंट नीड टू मेंशन हियर। नाउ अफर्मेटिव एक्शन, कि भाई माना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है समाज में, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम टैलेंट को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज एंडोड विद टैलेंट, स्किल्स, उसको भी स्कोप देना अलग
जरूरी है। वहां पर सरकार क्या कर सकती है, अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो इस कारण से, जो इधर ये जो पॉइंट है, वो अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं उसको वापस नेक्स्ट जनरेशन को भी लेवल प्ले पे ला सकती है। व्हाट आर अफर्मेटिव एक्शन, जो भी पॉजिटिव स्टेप्स सरकार लेती है टू सपोर्ट द बैकवर्ड पीपल इन अ सोसाइटी। However, egalitarian would work with a wider definition of equality of opportunity that would give everyone the means to develop the capacities in satisfying and fulfilling ways. I hope guys this is also clear. So equality of opportunity यहाँ तक मत लिख दीजिएगा कि भाई सरकार को आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, यस दिस इज वन ऑफ द पार्ट, बट किस तरीके के इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपसे वो पूछे गए इस क्वेश्चन में। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने और ऐड किए हैं, ये आपके लिए है। कमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शंस, वी हैव dealt with this question डिटेल में अच्छे से। enumerate the difference between equality of opportunity and equality of outcome, ठीक है, ये आ ही गया आपका कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम के ऊपर आपको रिसर्च करनी है एंड देन इसके आंसर को आपको लिखना है। 2012 का ये क्वेश्चन है, 2016 का ये क्वेश्चन है, एंड आप हमें अपने आंसर्स इन नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस।